तो हेलो गाइस, आज हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल सीखेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस उस क्वेश्चंस को बोलते हैं इंटीग्रल के, जिसको हम लोग मतलब प्रॉपर नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल दो टाइप के होते हैं। तो जो पहला वाला टाइप है वो ऐसा है कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और एक टाइप मतलब फर्स्ट टाइप में और एक मतलब एग्जांपल है कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एक टाइप है। और दूसरा वाला जो टाइप है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो डिसकॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू बी में। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है एक्स इक्वल टू ए में। और इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डिसकंटिन्यूअस एट सी, और वो सी वाला पॉइंट ए और बी के मिडिल में कहीं है। ठीक है, मिडिल में हो सकता है या तो दोनों के अंदर, मतलब उसी रेंज में सी एग्जिस्ट करता है ए और बी के बीच में। और एक केस भी हो सकता है कि ए और बी उन दोनों में ही मतलब पूरे के पूरे उस रेंज में ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है एफ एक्स। तो सिंपल वर्ड्स में इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक ऐसा इंटीग्रल है जिसको हम लोग आइदर इट विल बी नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट मीन्स इट विल बी डिसकंटिन्यूअस, जो कि रेंज हम लोगों ने डिफाइन किया है इस इंटीग्रल का, या तो वहाँ पर मतलब इन्फिनिटी रह सकता है। मतलब इन्फिनिटी तो एक थिंकिंग कॉन्सेप्ट है, तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग थिंकिंग दिए है कि बहुत बड़ा एक नंबर है जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इन्फिनिटी आइदर मतलब रहेगा लिमिट्स में, या तो जैसे कि मैंने दिखाया डिसकंटिन्यूअस भी कुछ हो सकता है लिमिट्स में। आइदर ए और बी के बीच में कहीं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट रहेगा, या तो ए और बी दोनों में से कोई एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा, या तो दोनों ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। तो हमारा जो पहला वाला टाइप है वो है ए वाला, मतलब इन्फिनिटी वाला। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एक क्वेश्चन लेके इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले हम लोग उस क्वेश्चन को ही लिखेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग एक एक्स मान लेंगे, क्योंकि देखो हम लोग तो इन्फिनिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इन्फिनिटी एक थिंकिंग कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग दिमाग में उसको मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। जस्ट हम लोगों ने माना है कि बहुत बड़ा एक नंबर है इन्फिनिटी, बट हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ना? सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक लिमिट लगाया है, और एक्स हम लोगों ने एक्स मान लिया है। हम लोगों ने एक्स माना है कि वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसलिए हम लोगों ने एक्स को ऐसे लिखा है। अब इसके बाद हम लोग को सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से tan इनवर्स एक्स मिलेगा, हम लोग लिमिट बैठा देंगे। उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स आएगा। अब जाकर हम लोग एक्स के जगह में इन्फिनिटी बैठाएंगे, तो पाई बाई टू हम लोग को वैल्यू मिलेगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तो इसका मतलब अगर फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है, अगर फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है, इसका मतलब इंटीग्रल एक कॉन्वर्जेंट इंटीग्रल है। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर हम लोग जब भी सॉल्व करने देंगे हम लोगों को एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लास्ट में जाकर एक अगर फाइनाइट वैल्यू निकलेगा तो हम लोग कहेंगे कि इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक पॉइंट में जाकर या एक मतलब कि एक वैल्यू में जाकर वो कन्वर्ज कर रहा है इंटीग्रल का जो ग्राफ है, समझ रहा है? तो इंटीग्रल का जो मतलब आंसर है वो एक पॉइंट में जाकर कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कन्वर्जेंट कहा जाता है इन लोगों को। तो सिंस हम लोग के पास यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है पाई बाई टू, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग इस वाले इंटीग्रल को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। बट अगर ऐसा होता कि अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आता तो क्या होता? तो चलो देखते हैं। तो पहला वाला जो नोट है कि अगर इफ़ रिजल्ट मतलब कि जो आंसर निकल रहा है वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। बट अगर दूसरा वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर इफ रिजल्ट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन वी कैन से दैट द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर कोई प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी आंसर में आया तो, ठीक है।
और तीसरा वाला पॉइंट क्या है कि इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब आइदर प्लस इन, यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक साथ हो जाएगा, तो हम लोग ऑब्वियसली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, या तो हम लोग आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में जो अगर सिंस हम लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट इन दैट केस। और इसको कभी कुछ लोग ऑसिलेटरी भी बोलते हैं, बट ऑसिलेटरी हम लोग नहीं बोलेंगे, वो हम लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कैसा है, उसके बाद ही हम लोग ऑसिलेटरी इसको क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉट कन्वर्जेंट के मतलब बहुत सारे फॉर्म्स और टाइप्स होते हैं नॉट कन्वर्जेंट के अंदर, तो ऑसिलेटरी इज़ वन ऑफ दोज टाइप्स। तो हम लोग को पहले ऑसिलेटरी अगर किसी को भी क्लेम करेगी तो वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ऑसिलेटरी वो है कि नहीं। ऑसिलेटरी मतलब एक मतलब जैसे कि हम लोग एक पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, वो क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है अबाउट ए मीन पोजीशन, वैसे भी किसी एक इंटीग्रल का वैल्यू ऑसिलेट करेगा तो उसको ही हम लोग ऑसिलेटरी कहेंगे। वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी ये जो 2 पॉइंट है, सो एक्चुअली ये जो 3 पॉइंट है हम लोग अच्छे से उनका एग्जाम्पल देखेंगे और वही सीखेंगे, और उसके बाद टाइप 2 भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है कि रुक जाओ, ऑसिलेटरी इज ए टाइप और सब पार्ट ऑफ नॉट कन्वर्जेंट केस। ठीक है, तो एक टाइप व सब पार्ट हम लोग कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो ये वाला जो पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था उसका एक मतलब उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, मतलब उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग कर दिया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इंटीग्रल वही सेम वाला ही है कि dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 से इन्फिनिटी तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं कि नेक्स्ट में क्या लिखा है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कि एक कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, मतलब एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल है कि नहीं है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले ऑब्वियसली क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वही लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। x एक फिक्स क्वांटिटी है जो हम लोगों को पता नहीं है, बट हम लोग उसको इन्फिनिटी से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है, थिंकिंग कॉन्सेप्ट है, हम लोग उसके साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग x को एक फिक्स क्वांटिटी मान रहे हैं जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, एक लास्ट क्वांटिटी मान रहे हैं कि एकदम लास्ट में एक क्वांटिटी रहेगा, उसको हम लोग x बोल रहे हैं, उसको वो एकदम इन्फिनिटी तक ही मतलब टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो ये सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी मतलब मिलता है हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिंस माइनस इन्फिनिटी था तो हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा और माइनस एक्स लिखेंगे नीचे वाले लिमिट में, और ऊपर तो 0 था, 0 ही लिखेंगे, और ई टू द पावर एक्स डी एक्स कैलकुलेट इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, लिमिट को सामने रखेंगे। उसके बाद जब हम लोगों को लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स जब मिलेगा तब हम लोग एक्स का वैल्यू में इन्फिनिटी बैठा देंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। सो देखो, हम लोग को पता है कि यूलर जो नंबर है मतलब ई है वो 2.718 उसका वैल्यू होता है। तो अगर हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या जैसे सॉल्व करने के टाइम लिखा था कि 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ए हम लोगों को इंटीग्रेट करके मिला था, बट हम लोग यहाँ पर लिमिट बैठाएंगे एक्स में तो इन्फिनिटी बैठाएंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमको पता है 1 बाई ई वो 1 से छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बाई 2.718 होगा, तो ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा। बट जब हम लोग 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी कर देंगे तब एक बहुत बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा, और हमको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा एक नंबर वो टेंस टू 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्यों ना, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग को मिला है, एक फाइनाइट वैल्यू मिला है, ऑब्वियसली इन दैट केस हम लोग का जो आंसर है वो देयरफॉर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट वाला वही सेम क्वेश्चन है, जस्ट लैंग्वेज अलग थोड़ा है। ठीक है, तो ये खुद से सॉल्व कर लेना, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम, देख लेना क्वेश्चन भाई इफ कन्वर्जेंट फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अलग से यहाँ पर फाइंड इट्स वैल्यू लिखा गया है, तो ये अगर क्वेश्चन में ऐसा अगर लिखा होगा तो लास्ट में सेंटेंस में लिख देना एंड इट्स वैल्यू इज़ 1।
इन द डियरफोर्स सेक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेस्ट द कॉन्वर्जेंसी ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ये वाला थर्ड वाला एग्जाम्पल है फर्स्ट टाइप का, कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एक्स डी एक्स बाय एक्स टू दी पावर 4+1। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, इजी वाला इजी है। चलो तो पहले हम लोग यहाँ का जो मतलब स्पेशल केस है कि हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है, वो है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, ये थोड़ा मतलब हम लोगों के दिमाग से बाहर है। तो ऑब्वियसली इसलिए हम लोग एक्स का क्वांटिटी हम लोग ले रहे थे अभी इतनी देर तक। तो अब इस केस में भी वही होगा, बट हम लोग यहाँ पर दो क्वांटिटी ले गए एक्स का, एक x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक x2 टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि वो सेम पॉइंट मतलब x1 और x2 सेम पॉइंट है कि नहीं, वो हम लोग को नहीं मालूम। मतलब मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं अगर कहूँ कि मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट में ₹4.5 करोड़ है और तुम्हारे पास लोन जो है वो एकदम 10 अरब लोन है तुम्हारे पास, मतलब समझ रहे हो ना, 10 अरब लोन है और तुम्हारे पास बैंक में 10 करोड़ रुपए है, सोच लो। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मतलब मेजर कितना तुम्हारे पास पैसा है, इतना तुम्हारे पास सोचने का मतलब पावर ही नहीं है। तो ऑब्वियसली 10 अरब, 1 अरब मतलब इफ़ आई रिकॉल करेक्टली 1 अरब मतलब 100 करोड़। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा पैसा का मतलब जो अमाउंट है, जो तुम्हारे पास जो लोन है 10 अरब का, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तुम्हारे बैंक अकाउंट के अमाउंट से, क्योंकि बैंक अकाउंट के अमाउंट में मैंने क्या कहा था कि तुम्हारे पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ से 10 अरब ज़्यादा होगा। बट फिर भी तुम्हारे पास उतना भी थिंकिंग करने का पावर ही नहीं है कि 10 करोड़ भी कितना होगा। तो ऑब्वियसली इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि 10 अरब ज़्यादा हो सकता है, बट स्टिल कैन नॉट इमेजिन कि 10 करोड़ कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेम केस यहाँ पर भी लगा रहे हैं कि x1 और x2 दोनों ही इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, बट हम लोग को नहीं मालूम जो कौन बड़ा है कौन छोटा है, और या तो वो मतलब इवन इफ दे आर इक्वल और नॉट, मतलब वो लोग सेम क्वांटिटी है कि भी नहीं। इसलिए हम लोग x1 और x2 दोनों अलग अलग क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही बहुत बड़े क्वांटिटी है, x1 और x2 दोनों ही बहुत बड़े क्वांटिटी है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी भी बहुत बड़ा क्वांटिटी है और इन्फिनिटी भी बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बट हम लोग को नहीं मालूम कि कौन कि उसका वैल्यू कितना हो सकता है। इसलिए हम लोग दोनों ही अलग क्वांटिटी लिए हैं, x1 और x2। और एक बात ये है कि इन्फिनिटी हम लोग को मालूम है कि हम लोग कह सकते हैं प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, दैट इट एग्जिस्ट फ्रॉम 0 टू एनीवेयर टू एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब चलता ही रहेगा। और नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब 0 से जो नीचे वाला होगा, एक्चुअली 0 को नहीं मानेंगे तो 1 से ही अगर ले रहे हैं तो 1 से जितना बड़ा नंबर हो सकता है उतना बड़ा उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कहेंगे। और नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब 0 से नीचे जितने भी नंबर है नेगेटिव एकदम चलते रहेंगे पीछे से, तो उसको भी हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी कह सकते हैं। बट ऐसा कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दे के इन्फिनिटी के तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी बन जाएगा ना, ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सिंपल बात, हम लोग दोनों को अलग क्वांटिटी ले गए। जब भी ऐसा होगा कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, हम लोग दोनों को ही अलग क्वांटिटी ले गए। तो x1 एक अलग इन्फिनिटी है और x2 एक अलग इन्फिनिटी है। ठीक है, तो लिमिट x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम -x1 टू c है, फ्रॉम -x1 टू c। अब हम लोगों ने ऐसे कैसे तोड़ा, हम लोग को पता है कि हम लोग क्लास 12 में जब हम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे थे तब हम लोगों ने सीखा था कि इंटीग्रेशन, रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग को एक प्रॉपर्टी मालूम है कि हम लोग इंटीग्रल को, इंडेफिनिट इंटीग्रल को ऐसे तोड़ सकते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f(x) dx अगर हम लोग को दिया होगा क्वेश्चन में तो हम लोग उसको ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू c f(x) dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c टू b f(x) dx। a इज लेस देन c बट c इज मतलब c इज ग्रेटर देन a बट c इज ऑल्सो लेस देन b, मतलब a और b के बीच में कहीं है एक पॉइंट, उसके मतलब उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रल को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस पॉइंट होना चाहिए c, जहाँ पर कॉन्टिन्यूटी मतलब होना चाहिए फंक्शन का, तो हम लोग उसको ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। सेम केस यहाँ पर भी हम लोग मान ले रहे हैं कि c में कॉन्टिन्यूस है और c के पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रल को तोड़ रहे हैं।
तो ऑब्वियसली लिमिट x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम -x1 टू c x dx बाई x⁴ + 1, और यहाँ पर x2 लेकर लिमिट x2 टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम c टू x2 x dx बाई 1 + x⁴ हम लोग ऐसे लिखे हैं। ऐसा क्यों ना, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन में ही देखो, हम लोग ने क्या कहा था कि a टू b चाहिए, तो हम लोग a टू c एक लेंगे और c से b एक लेंगे, मतलब a c तक हम लोग जाएंगे, उसके बाद c से b तक जाएंगे। कि ऐसा क्यों, क्योंकि c तो एक मतलब समझ लो मिड पॉइंट जैसा ही है ना, मिड पॉइंट एक्चुअली नहीं है, a और b के मिडिल में या तो बीच में कहीं है। तो a से c तक हम लोग उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद c से b तक फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम केस, हमारा जो मतलब लोअर लिमिट है वो -x1 है, अपर लिमिट x2 है, तो हम लोग x1 से एक बार c तक इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद c से x2 तक हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने मतलब इंटीग्रेट किया है, तो हम लोग को ये मिला है कि हाफ tan इनवर्स x² फ्रॉम -x1 टू c, और इसके लिए मिला है हाफ tan इनवर्स x² फ्रॉम c टू x2। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली फिर से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ना, हम लोग लिमिट जो है वो हम लोग आंसर में यहाँ पर बैठा देंगे, तो सिंपल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हम लोग को a मिलेगा हाफ tan इनवर्स c² माइनस a, जो लिखा है भाई लिख देना। ठीक है, ये सिंपल बात है, ये मतलब मैं होप करता हूँ ये सब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, इस लोग तुम खुद ही कर लोगे। उसके बाद हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2 है। ठीक है, तो हम लोग लिमिट यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो अगर x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग को पता है कि हम लोग क्या पता है कि tan इन्फिनिटी, देखो tan इन्फिनिटी का क्या वैल्यू क्या होता है, tan 0 का मतलब 0 होता है। अच्छा, tan 0 का मतलब 0 होता है, tan 30 का मतलब 1/√3 होता है, tan 45 का मतलब 1/2 होता है। तो ऐसे करते करते हम लोग को इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। ठीक है, इट इज़ ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का स्क्वायर करने से क्या होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग के पास अभी इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखकर हम लोग को समझ में आ रहा है कि इट विल बी π/2। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि tan 90 डिग्री में क्या होता है, हम लोग का आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। अगर tan का अगर तुम लोग चार्ट देखोगे कि tan 0 में 0 होता है, tan 30 में 1/√3 होता है, tan 45 में हाफ होता है, tan 60 में √3 होता है, और tan 90 में जाकर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो सेम केस यहाँ पर भी। अब इन्फिनिटी, आप बोलोगे कि इन्फिनिटी स्क्वायर तो अलग है, नहीं, इन्फिनिटी स्क्वायर अलग नहीं है। इन्फिनिटी स्क्वायर इज ऑल्सो ए रियली ह्यूज नंबर, वो भी एक इन्फिनिटी के जैसा ही है। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी स्क्वायर हो इन्फिनिटी हो भाई, वो इन्फिनिटी तो है ना भाई। तो वो तो एक थिंकिंग कॉन्सेप्ट है, कोई नंबर के जैसे ट्रीट मत करो उसको। इन्फिनिटी स्क्वायर और इन्फिनिटी दोनों ही थिंकिंग कॉन्सेप्ट है कि बहुत बड़ा नंबर है। तो हम लोग ऑब्वियसली जब tan इनवर्स इन्फिनिटी हम लोग को मिलेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री या तो π/2। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर भी इसके वैल्यू में, रुक जाओ, इसके वैल्यू में हम लोग π/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हाफ सामने है तो इससे मल्टीप्लाई होकर π/4 बन जाएगा। देखो, तो हाफ tan इनवर्स c², उसको तो वही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिमिट बिठाने के लिए मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो x1 का कोई टर्म ही नहीं है, तो हम लोग उसको डिटो वही लिख देंगे। उसके बाद माइनस में यहाँ पर सामने हाफ था, अंदर में π/2 कैलकुलेट करके मिला तो π/4 हो जाएगा, -π/4। उसके बाद सेम केस यहाँ पर भी tan इनवर्स x2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं, tan इनवर्स x2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर फिर से इन्फिनिटी बैठाएंगे तो π/2 मिलेगा, और यहाँ पर हाफ है उससे मल्टीप्लाई होकर π/4 बन जाएगा, प्लस π/4, और यहाँ पर क्या है, -1/2 tan इनवर्स c²। तो यहाँ पर वही लिख देंगे, -1/2 tan इनवर्स c²। अब कैलकुलेट करेंगे तो देखो π/4 से π/4 कट गया, हाफ tan इनवर्स c² से ये वाला कट गया, तो 0 मिल गया लास्ट में। तो 0 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो ऑब्वियसली दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब जब हम लोग क्वेश्चन में दिया था कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो हम लोग का आंसर क्या मिलेगा ना, देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले टाइप में आते हैं। तो नेक्स्ट वाला टाइप क्या है, नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो है इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f(x) dx। इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x = b। एक केस हो सकता है,
और एक केस हो सकता है कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस एट ए में भी डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। और एक केस हो सकता है कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इज ए पॉइंट दैट एग्जिस्ट बिटवीन ए और बी। ठीक है। और एक केस हो सकता है कि एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, मतलब ए और बी दोनों को इंक्लूड करके पूरे के पूरे रेंज में ही कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है एफ एक्स, ऐसा भी एक केस हो सकता है। तो देयर आर 4 केसेस। तो इन चारों केसेस को लेकर हम लोग टाइप 2 बोलते हैं। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पिछले से भी आता है, ठीक है, प्रीवियस वाला टॉपिक से भी आता है, तो अच्छे से पढ़ना। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 dx बाय √2 - x। तो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले फंक्शन में, मतलब सॉरी इक्वेशन क्यों रही, क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में √2 - x लिखा है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, 2 है। ऐसा क्यों ना, हम लोग को पता है कि 2 - x = 0 करेंगे तो x = 2 मिल जाएगा। इसका मतलब सिंपल बात में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर x की जगह हम लोग अगर 2 बैठाएंगे तो यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा। और हम लोग को पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लाना है, क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों के पास डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है इस फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज़ 2। इस सिंपल बात से हम लोग सिंपल दिमाग लगाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 - 2 करेंगे 0 हो जाएगा, भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है ना, 2 है फॉर दिस क्वेश्चन। और हम लोग के पास रेंज भी क्या है, फ्रॉम 1 to 2। यहाँ पर 2 एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी मतलब सेम एज दिस क्वेश्चन वुड बी सेम एज दिस फर्स्ट टाइप, कि मतलब फर्स्ट वाला एग्जाम्पल डिसकंटिन्यूअस एट x = b। यहाँ पर b एक अपर वाला लिमिट है, उसमें डिसकंटिन्यूअस है। तो सेम केस यहाँ पर भी, यहाँ पर जो 2 है वो अपर लिमिट है, इसमें डिसकंटिन्यूअस है दिस क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाला टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलो हम लोग पहले क्या लेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0+। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नंबर लाइन में तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो 1 से 2 तक वो तो 1 से 2 के पहले तक वो कॉन्टिन्यूअस है, बट 2 एक डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट है इसको फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोगों को क्या करना है, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम लोग क्या करना है कि 2 को सर्जिकली हम लोगों को मतलब डिलीट करना है, कुछ भी करके 2 को हटाना है हम लोगों को, तो फिर ही हम लोग मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग √2 - x को क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग 2 को हटाएंगे लिमिट से। तो कैसे हटाएंगे, इसलिए हम लोगों ने एप्सिलॉन को 0+ दिया है। इसका मतलब है यहाँ पर मतलब 0+ मतलब क्या है, बहुत ही छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो उस थोड़े से बड़े नंबर को 2 से माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली 2 से एक थोड़ा सा छोटा एक नंबर हम लोग को मिल जाएगा। और हम लोग को तो वही चाहिए कि 2 इज द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, उससे थोड़ा सा अगर कोई कम होगा नंबर तो वो ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट होगा। तो इसलिए हम लोगों ने लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0+ इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 - एप्सिलॉन, ये हम लोगों ने लिया है dx बाय √2 - x। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करके तुम लोगों को पता होगा, यहाँ पर हाफ ले लेंगे, क्योंकि √½ होता है उसका पावर, तो 2 - x होल टू द पावर हाफ, ठीक है, डिनोमिनेटर में। उसको ऊपर लेकर आएंगे तो -½ हो जाएगा, तो सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है, सिंपल बात है भाई। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट बैठा देंगे फ्रॉम 1 to 2 - एप्सिलॉन, और सामने ये वाला लिमिट भी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली x की जगह में 2 - एप्सिलॉन और 1 भी बैठा देंगे, जैसे सिंपली हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं वैसे ही। जब हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हम लोग के पास a आ जाएगा, -2 × एप्सिलॉन टू द पावर हाफ +2। अब जाकर हम लोग एप्सिलॉन का वैल्यू 0 रख देंगे तो हम लोगों के पास 2 आ जाएगा। 2 इज़ ए फाइनाइट वैल्यू, तो इसलिए देयरफॉर ए वाला भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास सॉल्व करके क्या आया, ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल 2 आया। बहुत ही सिंपल बात है सॉल्व करना। तो एक सवाल उठेगा कि इस वाले टाइप से पिछले वाला टाइप कैसे अलग है। पिछले वाला टाइप में देखो इन्फिनिटी है क्वेश्चन में, ठीक है, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी है,
और पिछले वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी को हम लोग एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग मान रहे थे, बट इस वाले क्वेश्चन में और उसके बाद भी हम लोग सॉल्व करके लास्ट में हम लोग इन्फिनिटी बैठा रहे थे क्वेश्चन में, उसके बाद जाकर आंसर निकल रहा था। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या डिफरेंट है, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी खोजना है हम लोगों को। यहाँ पर इन्फिनिटी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी खोजना है। उसके बाद एप्सिलॉन एक नंबर लेना है जो कि 0+ होगा, मतलब थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा बड़ा एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब वो डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट को हटाना पड़ेगा, कैसे, आइदर प्लस करके या तो माइनस करके, उसके बाद जाकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइप इन द सेंस दैट यहाँ पर कोई इन्फिनिटी का कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट हटाया जा रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी को कुछ मानना पड़ रहा था, एक फिक्स्ड क्वांटिटी, उसके बाद जाकर ही हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट को हटा रहे हैं। तो इससे ही इस फॉर इन दिस रिस्पेक्ट हम डिफरेंट है पिछले वाले टाइप से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ दिस इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx बाई √x इंटू 1 - x। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग के पास दो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, देयर आर 2 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हियर। क्या क्या है, 0 है। कैसे देख रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर x की जगह पे हम लोग 0 बैठा देंगे तो दिस विल बी 1 - 0, तो 1 आ जाएगा, वो तो ठीक है। बट यहाँ पर सामने जो x मल्टीप्लिकेशन में है वो भी तो 0 हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो वो मतलब सॉरी, वो डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, तो फिर से मतलब इलॉजिकल हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फालतू एकदम हो जाएगा। तो दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो 0 एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, ठीक है। अब चलो 1 बैठा कर देखते हैं। हाँ, 1 भी एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर से 0 बन जा रहा है, क्योंकि 1 - 0 हो जाए, सॉरी 1 - 1 हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में फिर से 0 आ जाएगा। तो 0 और 1 दोनों ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ये वाला कौन सा एग्जाम्पल के जैसा है, ये वाला इस वाले एग्जाम्पल के जैसा है, ठीक है। इट विल बी नॉट बी कॉन्टिन्यूअस इन बोथ ऑफ दैट लिमिट, 0 और 1 दोनों में ही नहीं है कॉन्टिन्यूअस। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। इसके लिए फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 1 तक हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। एक सी वाला एक पॉइंट है जो कि 0 और 1 के बीच में कहीं है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली दी मिड पॉइंट, बट कहीं बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से हम लोग 0 को हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देंगे। हम लोग सिंस इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, सिंस 0 इज अ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, हम लोग उसको रिमूव करेंगे। और 1 भी एक पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम भी उसको रिमूव कर देंगे। तो बस सिर्फ ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो मैंने जो दिखाया है, बस यही हमारा रेंज है, जिस रेंज के अंदर हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे और आंसर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे, मतलब एग्जाम के फॉर्मूले में कैसे लिखे कि ना, लिमिट ε1, हम लोग एक ε1 और ε2 अलग अलग पॉइंट लेंगे। लिमिट ε1 टेंस टू 0+, इसका मतलब टेंस टू 0+ मतलब क्या ना, छोटा 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। तो 0 + ε1, क्योंकि यहाँ पर 0 है, हम लोगों के पास लेफ्ट साइड में क्या है, 0 है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए मुझे। तो हाँ ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके तो 0 + ε1 टू सी, ठीक है, अपर लिमिट सी है। उसके बाद क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पर फंक्शन जो है। उसके बाद फिर से लिमिट ε2 0+ c से लेकर 1 - ε2, 1 माइनस क्यों, क्योंकि 1 से थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो 1 से हम लोग थोड़ा सा छोटा नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। अब कुछ सवाल उठता है कि हम लोगों ने दो अलग अलग क्यों लिया, ε1 ε2 क्यों लिया, हम लोग तो एप्सिलॉन भी ले सकते थे। अब इसका जवाब ये है कि ε1 और ε2 दोनों एक अलग नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूँ कि ε1 है 0.000000, बहुत सारे जीरो, उसके बाद जाकर 1, और ε2 है 0.000002, ठीक है, वो भी बहुत छोटा नंबर है। बट हम लोगों को ये तो नहीं पता ना कि ये जो इंटीग्रेशन है, अच्छे से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि 0 और 1, हम लोग को पता है 0 और 1 दोनों डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, और ये भी हम लोग को पता है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा और 1 से थोड़ा सा छोटा, इस रेंज में ही हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट हम लोग को तो इतना नहीं पता ना, ये तो नहीं पता ना कि 0 से कितना छोटा होगा, सॉरी 0 से कितना बड़ा होगा
और 1 से कितना छोटा होगा, समझ रहे हो? मतलब जीरो से क्या ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, मतलब 0.001 ऐड करेंगे ना, 0.00001 ऐड करेंगे कि उसके बाद जाकर डिसकंटिन्यू पॉइंट हम लोग के पास प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, या तो हम लोग सेफली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। 1 से कितना छोटा रहेंगे वो भी तो हम लोग को नहीं पता है, इसलिए हम लोग दोनों अलग अलग मतलब लिमिट ले रहे हैं, मतलब इप्सिलॉन ले रहे हैं, इप्सिलॉन 1 और इप्सिलॉन 2, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि किस रेट में हम लोग अप्रोच करेंगे कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूटी में आने में, कॉन्टिन्यूअस होने में, ठीक है। बट हम लोग जब थोड़ी देर बाद जब सॉल्व करेंगे ना, तब हम लोग इप्सिलॉन 1 और इप्सिलॉन 2 को एक सिंगल क्वांटिटी मानेंगे। वो किस केस में होगा, मैं किस क्वेश्चन में होगा, मैं बाद में दिखा रहा हूँ। अभी के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तुम लोगों को 0 से 1 तक या तो दोनों डिसकंटिन्यूअस पॉइंट में, मतलब लोअर लिमिट भी डिसकंटिन्यूटी है और अपर लिमिट में भी डिसकंटिन्यूटी है, तब ऐसे ही तुम लोगों को सॉल्व करना है। एक तो इप्सिलॉन 1 और इप्सिलॉन 2 ऐसे लेना है और 0 प्लस में लिखना है। और हमेशा ये वाला जो क्वांटिटी लेगे तुम लोग, तो वो हमेशा 0 प्लस ही लेना है, 0 माइनस मत करना, ठीक है। क्योंकि वैसे भी लिख सकते हो, बट उसमें तुम्हारा सॉल्व करने में थोड़ा सिंपली 0 प्लस लेना और उसके बाद जाकर सॉल्व करना। तो ले यहाँ पर 0 प्लस इप्सिलॉन 1 टू सी ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन लिखना। उसके बाद चलो सॉल्व करते देखते। सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स, तो उसके इसका मतलब क्या, ब्रैकेट के अंदर मतलब रूट ओवर के नीचे अंदर क्या रहेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, बट हम लोगों के पास कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, तो इसको कैसे लाएंगे ना। पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का जो पार्ट है, ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पर 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पॉजिटिव करेंगे एक्स स्क्वायर के पार्ट को, ठीक है। तो उसके बाद जाकर माइनस कॉमन लेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली जैसे कांस्टेंट वाला पार्ट निकालते हैं, इसको पहले हम लोग ओपन करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, 2 तो कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऐसे ही लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, हाफ को ऐसे लिख रहे हैं, प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4। यहाँ पर हाफ का स्क्वायर ऐड किया तो ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा वही, तो हम लोग यहाँ पर सजा कर लिख रहे हैं। 12 में हम लोगों ने किया था, बहुत आसान चीज़ है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद माइनस जो सामने लिखा था हम लोगों ने, उसको फाइनली हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करने से फिर ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अंडर रूट के अंदर बैठा देंगे, दोनों में ही तो सेम होगा, तो इसलिए 2 बार ही लिखा हुआ और यहाँ पर लिमिट, अप्रोप्रिएट लिमिट हम लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद जाकर हम लोग को पता है कि अंडर रूट डी एक्स बाई अंडर इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रल डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आता है इंटीग्रेट करने से, साइन इनवर्स एक्स आता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो वही आ रहा है यहाँ पर साइन इनवर्स, आपका एक्स का जो पार्ट है वो यहाँ आ रहा है, और जो ए का पार्ट है डेट इज कॉन्स्टेंट पार्ट वो हाफ है, तो नीचे आ रहा है। एप्रोप्रिएट लिमिट लगा दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सिंस हम लोगों ने लिमिट लगा दिया है, अब यहाँ पर लिमिट को अंदर बैठाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ। उसके बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 है, हाँ, यहाँ पर साइन इनवर्स 2 - 2 एप्सिलॉन 2 -1 है, ठीक है। ये वाला तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। लास्ट में क्या है कि एप्सिलॉन, अब जाकर हम लोग लिमिट का जो एप्सिलॉन 1 है उसको यहाँ पर आंसर में बिठा देंगे, तो दिस वन विल बी 2 इंटू 0 -1, तो साइन इनवर्स -1 हम लोग क्या होगा, साइन इनवर्स -1 मतलब माइनस साइन इनवर्स 1 होगा, और साइन इनवर्स 1 मतलब क्या होता है ना, π/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर सिंस एक -1 है तो वो बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 बचा रहेगा अंदर, तो साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, तो इट विल बी प्लस π/2, तो सिंपली वहाँ पर प्लस π/2। सेम केस यहाँ पर भी होगा, ए 2 एप्सिलॉन 2 ए तो 0 हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन 2 0 है, तो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, अंदर 2 - 1 रहेगा, 2 - 1 मतलब 1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, फिर से प्लस π/2, और माइनस साइन इनवर्स 2c -1 है, तो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। लास्ट में जाकर ये दोनों मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो लास्ट में जाकर आंसर पाई आएगा। तो इट इज़ अगेन ए कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इंटीग्रल वुड बी कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ पर नोट क्या करने वाली बात है, चलो देखते हैं कि
one can evaluate without splitting the integral with respect to some inner point in the range of the integration as follows. मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर कि C में हम लोग यहाँ पर C में हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ इसको, तो लास्ट में जाकर C का जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि C को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें गलत होने के बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए तुम्हारा मन है तो ऐसे करके सॉल्व करना, या तो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ अभी तक कि सिंपली कि सी से स्प्लिट कर दे रहे हो, लास्ट में जाकर सी का जो भी टर्म्स है वो तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे करो, ये थोड़ा मतलब दिमाग में इतना प्रेशर नहीं क्रिएट होगा और गलत नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये 5 मार्क्स का आता है ऑल्टरनेट ईयर्स में, ठीक है। तो इसको इवेलुएट करेंगे dx/x³ फ्रॉम -1 to 1 इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। चलो प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ये तुम्हें समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। प्रिंसिपल वैल्यू का अलग नाम है कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू, कॉची ने दिया था। कॉची का रिमाइंडर मतलब नंबर थ्योरम वो भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो कॉची का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहता है कि कोई अगर इंटीग्रल है हमारे पास, कोई अगर इंटीग्रल है हमारे पास, तो उसको हम लोग इक्वल रेट से हम लोग अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल रेट से हम लोग एक इंटीग्रल को अप्रोच करेंगे। तो अगर जब हम लोग अप्रोच करेंगे उस इंटीग्रल को इक्वल रेट से, तो तब जाकर जो आंसर निकलेगा वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, वही क्या हमारा है, वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। तो मैं दिखा रहा हूँ अभी कैसे कॉची प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इक्वल रेट का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ वो भी मैं दिखाता हूँ। चलो पहले सिंपली क्या करेंगे, पहले पूछा है कि इवैल्यूएट करो, उसके बाद अगर पॉसिबल नहीं हुआ इवैल्यूएट करने तो फिर दिखाना कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ऐसे हम जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली दो हम लोग पॉइंट देखेंगे कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो दिख रहा है कि 0 पॉइंट में हम लोग के पास दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर में x की जगह अगर 0 बैठाएंगे तो ये 0³ हो जाएगा, तो वो फिर से 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डेट वुड बी ए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो इसलिए हम लोग 0 को हम लोग हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे ना, सिंपली लिमिट ε1 टेंड्स टू 0 प्लस -1 से 0 माइनस ε1, मतलब 0 से थोड़ा सा एक छोटा सा नंबर लेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और 0 प्लस ε2 होगा, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर ε2 लिख देता हूँ, ये गलत लिखा है, रुक जाओ, हाँ ये वाला ε2 होगा 0 प्लस ε2 से 1 तक, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 0 प्लस ε2 से 1 तक dx/x³। और सिंपली हम लोग भाई सॉल्व कर देंगे, वो तो सॉल्व करना तुम लोगों को आता ही होगा। लास्ट में जाकर हम लोगों के पास ऐसा कुछ मिलेगा और इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे। अब क्यों ले रहे हैं बाद में पता चलेगा, ठीक है, मैं बाद में दिखा रहा हूँ, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख कर रखना। अब जाकर ε1 और ε2 को हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे। चलो देखते हैं क्या निकलता है। ये देखो अब जाकर जब हम लोग ε1 यहाँ पर बैठा रहे थे तो देखो -1/2 -1/2 ε1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम लोग ε1 0 रखेंगे, ε1 का वैल्यू तो 1/0 आ जाएगा। अब यहाँ पर सामने क्या है, माइनस है, -1/2 ε1 का स्क्वायर, इसका मतलब -1/0 हो जाएगा। तो -1/0 मतलब -∞। अब -∞ को साथ अगर हम लोग +½ ऐड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्यों, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, उसके सामने एक छोटा सा नंबर ऐड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सिंपली -∞ हो जाएगा ये वाला टर्म। और इस वाले टर्म में देखो 1/2 ε2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर फिर से 1/0 हो जाएगा, तो ये +∞ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम केस -½ ऐड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, +∞ ही रहेगा। लास्ट में क्या मिलेगा कि -∞ +∞ इक्वल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, हम लोग तो 0 भी लिख सकते थे, नहीं, क्योंकि थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है ना, नंबर तो नहीं है ना इन्फिनिटी क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए है कि बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, देयरफॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट। हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग नॉट कन्वर्जेंट कहेंगे, अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो कन्वर्जेंट कहेंगे।
और अगर माइनस इन्फिनिटी या तो मतलब और प्लस इन्फिनिटी आया एक साथ नहीं, ओनली माइनस इन्फिनिटी व ओनली प्लस इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट कहेंगे। बट इस केस में दोनों एक साथ आ रहे, उनको वो लोग ऐड अब सब्ट्रैक्ट हो रहे तो ऑब्वियसली इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते ऐड और सब्ट्रैक्ट इन दोनों को। दैट मीन्स इट वुड बी नॉट कन्वर्जेंट इन दिस केस। तो अगर नॉट कन्वर्जेंट हुआ तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू। कॉची कैसे निकालते हैं ना, इसलिए देखो हम लोगों ने फिर से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट इस बार हम लोगों ने इक्वल रेट से अप्रोच किया है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है उसको हम लोग इक्वल रेट से अप्रोच करेंगे यहाँ पर। इसलिए हम लोगों ने एप्सिलॉन लिया है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 नहीं लिया है, सेम पॉइंट को लिया है हम लोगों ने। इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन में आओ। नंबर लाइन में हम लोग बार बार एप्सिलॉन 1 को ले रहे थे या तो एप्सिलॉन 2 ले रहे थे। मैंने क्या कहा था कि 0.00002 एप्सिलॉन 1 को अगर लेंगे और एप्सिलॉन 2 को अगर 0.00001 ले सकते हैं। क्यों ना, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के टाइम हम लोग को नहीं मालूम होता है कि कौन कितना बड़ा है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 कितना बड़ा है जीरो से, वो हम लोग को नहीं मालूम है कितना, मतलब इसलिए हम लोग कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा बोला जाता है कि हम लोग इक्वल रेट से ही अप्रोच करेंगे। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के टाइम इक्वल रेट से अप्रोच नहीं करेंगे, इसलिए हम लोगों ने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 लिया है। दोनों ही 0+ है, बट हम लोग को नहीं मालूम कि 0 से कितना बड़ा है वो दोनों, ठीक है। बट कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू पे हम लोग कहते हैं कि ना, दोनों को ही सेम ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दोनों को ही यूज करके डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट, इसका मतलब 0 को एक ही रेट से अप्रोच करेंगे। इसका मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस, यहाँ पर जो छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा है एप्सिलॉन होगा, और यहाँ से 0 के ए वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ए भी एप्सिलॉन ही होगा। मतलब दोनों इक्वल रेट से हम लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ए वाला एक मिड पॉइंट जैसा बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? 0 मतलब जो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट है हियर, तो वो एक मिड पॉइंट जैसा बन जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों साइड से ही इक्वल रेट में अप्रोच कर रहे हैं 0 को, ठीक है। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही तुम्हारा कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फिर से वही सॉल्व करेंगे, बट दिस टाइम इट वुड बी डिफरेंट। वाई? क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन ले रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने के टाइम हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग एक साथ ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सॉल्व किया, ए मिला हम लोग को, फिर से वही मिला -1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस हाफ, और -1/2 प्लस 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर, और सामने तो लिमिट तो सेम है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि लिमिट भाई अलग है, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 है, यहाँ पर एप्सिलॉन 2 है, इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ नहीं ले पा रहे थे, दोनों को अलग अलग करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ा था। उसके बाद जगह डज नॉट एग्जिस्ट हुआ था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट इस केस में क्या होगा, सिंस हम लोग के पास लिमिट हम लोगों ने सेम लिया है, इसलिए हम लोग एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरे 2 टर्म को ही लिख देंगे, सामने सेम लिमिट को ही लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अंदर जब सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, देखो ये जो प्लस हाफ का जो पार्ट है वो माइनस हाफ से रिमूव हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ए प्लस 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर से वो वाला कट जाएगा। तो लास्ट में जाकर क्या आएगा, कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू, व्हाट वुड बी द कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू, वो 0 होगा। इसको एक आसान 2-3 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखकर ना, और लिखकर मैं दिखाया हूँ, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 इक्वल्स एप्सिलॉन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब ए वाला जो मैंने लिखने को बोला था, ये वाला इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 1, इसको लेकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0+, फिर से वही इक्वेशन हम लोग लिख देंगे, सेम वाला इक्वेशन, बट यहाँ पर केस हम लोगों ने क्या किया कि एप्सिलॉन लिया है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 नहीं लिया है। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का हम लोगों ने एप्सिलॉन माना है, तो इसलिए हम दोनों जगह में एप्सिलॉन लगाकर सिंपली हम लोग कैलकुलेट 0 कर सकते हैं। 2-3 स्टेप में ही हो गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो अब इसके बाद हम लोग होमवर्क दिखाते हैं। तो ये सर ने हम लोगों को होमवर्क दिया था कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ n द फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी dx बाई x⁴n। यहाँ पर देखकर तुम लोगों को लगे अरे बाप रे क्या कितना हार्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, दिमाग लगा साला, दिमाग लगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये वाला कौन सा वाला टाइप तुम्हें दिख रहा है, पहले तुम लोगों को क्या देखना है कि टाइप क्या है। क्वेश्चन जब भी मिलेगा तुम लोगों को समझना है कि टाइप क्या है, टाइप 1 है ना कि टाइप 2 है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि n का किसके वैल्यू के लिए
ए वाला इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट होगा। कॉन्वर्जेंट मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, कॉन्वर्जेंट मतलब तुम्हारा ये बोलना चाहता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, और एन का किस वैल्यूज के लिए वो फाइनाइट वैल्यू मिलेगा ये हम लोग को खोजना है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई एक्स टू द पावर एन, ये कौन सा वाला टाइप है, दिस वुड बी दी फर्स्ट टाइप, दिस वुड बी दी फर्स्ट टाइप। क्यों, क्योंकि हमारे इन्फिनिटी के साथ हम लोग खेल रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते चलो देखते हैं। हाँ चलो मिल गया। ये वाला क्वेश्चन फिर से लिख लेना, उसके बाद सॉल्व करना कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई एक्स टू द पावर एन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम लोगों ने इन्फिनिटी के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर रहे थे कि एक एक्स मान ले रहे थे इन्फिनिटी को, ठीक है, तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे। ऐसा क्यों, बाद में दिखा रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 मतलब मान लेना, उसके बाद जाकर सिंपली जैसे इवैल्यूएट करते हो वैसे करना, उसके बाद ऐसे इवैल्यूएट करते रहना करते रहना करते रहना। लास्ट में जाकर जब लिमिट बैठा दोगे, अब यहाँ पर जाकर इसको इक्वेशन 2 मानोगे। ऐसा क्यों, मैं बाद में अभी बोल रहा हूँ। नाउ इफ वी टेक n लेस देन 1 फॉर इंस्टेंस, अगर हम लोग माने, हम लोग यहाँ पर मैं अंग्रेजी में क्या लिखा हूँ, ये वाला जो इक्वेशन हम लोग को इंटीग्रेट करके मिला है, अगर हम लोग कैपिटल एक्स जो लिया हो, कैपिटल एक्स मतलब क्या, इन्फिनिटी, अगर हम लोग एक्स के ऊपर जो n-1 है, अगर हम वहाँ 1 से मतलब n का वैल्यू 1 से छोटा ले लूँगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि 1 से अगर छोटा लूँगा तो इसका मतलब 0.5 होगा या तो 0.7 होगा, और सामने तो -1 है, तो उसके साथ अगर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। इसका मतलब एक्स टू द पावर ए नेगेटिव नंबर, अगर x टू द पावर एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, फिर से रेसिप्रोकल होकर ऊपर x आ जाएगा विद ए सर्टेन पावर, पॉजिटिव पावर। तो ऐसा अगर होगा, अगर उसके इसका मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल अगर ले लेंगे कि 1 से एक छोटा वैल्यू ले लेंगे, फॉर एग्जांपल -2 लेंगे, या तो हम लोग सिंपली कोई एक नंबर ले लेंगे 0.5 भी अगर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो उसके बाद मतलब इन्फिनिटी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो ये जो एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी ऊपर आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से अगर कुछ भी माइनस या तो मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी रहेगा, और ये तो कांस्टेंट पावर है ना, मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना ये, तो पूरा का पूरा अगर जब सॉल्व करोगे तो इन्फिनिटी भाई इन्फिनिटी रहेगा। तो लास्ट में तो हम लोगों को कन्वर्जेंट नहीं में हो रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था फॉर विच वैल्यूज ऑफ n द फॉलोइंग इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट, बट दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि हम लोगों को इन्फिनिटी मिल रहा है। तो विच मीन्स इंटीग्रल बिकम्स डाइवर्जेंट, क्योंकि हम लोग को इन्फिनिटी मिल रहा है, इसलिए इसका मतलब n का वैल्यू लेस देन 1 या तो लेस देन 0 नहीं हो सकता है। लेस देन 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर n-1 है, ठीक है। यहाँ पर -2 भी अगर एग्जाम्पल में नहीं लेते, अगर सिंपली 0.5 0.7 लेते तो फिर भी ये सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वाला केस देखते हो कि अगर हम लोग n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, फॉर इंस्टेंस हम लोग अगर n का वैल्यू 2 लेंगे +2 लेंगे, तो तब क्या होगा, तब इस जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर हम लोगों के पास n का वैल्यू यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर 1 - 2 1 - 2 जो भी होगा उसको छोड़ दो, यहाँ पर x की पावर में 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस वाले पार्ट को भी कांस्टेंट वैल्यू को भी छोड़ दो, ये जस्ट x को देखो 1/x टू द पावर 2 - 1 हो जाएगा। अब जब 2 - 1 होगा तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में x का वाला पार्ट रहेगा, तो 1/∞ होगा, क्योंकि x का वैल्यू इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1/∞ होने से ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो बाकी का जो पार्ट है वो तो भाई कांस्टेंट है, यहाँ पर n का वैल्यू फिर से बिठा दूंगा तो सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, विच मीन्स द इंटीग्रल वुड बिकम कन्वर्जेंट। अब यही तो हम लोग को चाहिए था कि किस n के वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। बट अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि n = 1 में कुछ अलग केस दिखाई दे सकता है, कि n = 1 में भी ऐसा भी तो हो सकता है, कन्वर्जेंट हो सकता है इंटीग्रल। तो चलो देखते हैं n = 1 में क्या होता है ना। n = 1 लेंगे तो देन फ्रॉम द इक्वेशन 1, दैट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि जब n = 1 लेंगे तो x टू द पावर n था हमारे पास, यहाँ पर अगर जब 1 बिठा देंगे तो हम लोग कैलकुलेट करते करते हम लोग को log ∞ माइनस log a मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि log ∞ एक्चुअली में इन्फिनिटी देता है, ऐसा क्यों। अब तुम लोगों को लगेगा ये क्या बोल रहा, log ∞ कैसे दे सकता है। देखो log जब 0 लोगे, log
लॉग 10 जब लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है 1, लॉग 100 लेंगे तो उसका मतलब क्या होता है ना 10, ये ऐसे करते करते लॉग इन्फिनिटी लेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर होगा। इसलिए लॉग इन्फिनिटी लेंगे तो उसका भी वैल्यू इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी से कुछ भी माइनस प्लस करो भाई इन्फिनिटी रहेगा, इसलिए फिर से वो डाइवर्जेंट हो जा रहा है। इसलिए फाइनल वैल्यू क्या होगा ना एन ग्रेटर देन 1 ही होना पड़ेगा, फॉर विच द इंटीग्रल वुड बी कॉन्वर्जेंट। ठीक है, फॉर विच द इंटीग्रल वुड बी कॉन्वर्जेंट। अब तुम लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जिसान तू यहाँ पर इक्वेशन 1 से क्यों एन इक्वल टू 1 यहाँ पर प्लेस किया हो, फिर से समझो। एन इक्वल टू 1 का जब मैंने केस लिया, ठीक से सोचना, एन इक्वल टू 1 का जब मैंने केस लिया तब मैंने इक्वेशन 1 क्यों उठाया। मैं तो जब भी सॉल्व कर रहा था अभी, फॉर एग्जाम्पल एन लेस देन 1 के लिए जब मैं चेक कर रहा था या तो एन ग्रेटर देन 1 के लिए जब चेक कर रहा था, तब मैंने तो दोनों बार ही इक्वेशन नंबर 2 को मतलब यूज करके मैंने चेक कर रहा था इक्वेशन नंबर 2 को। बट मैंने फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए मैंने ए वाला इक्वेशन क्यों लिया। अब इसका जो जवाब है तुम लोगों को क्लास 12 में जाकर समझना पड़ेगा। वो है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फॉर डी एक्स बाई एक्स टू द पावर एन, तब हम लोग क्या बोलते थे कि एन, तब हम लोग पास में क्या लिखते थे कि एन इज नॉट इक्वल टू, एन इज नॉट इक्वल टू 1, एन इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब जब भी हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे एन इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एन इज नॉट इक्वल टू 1। और ये वाला जो कैमरा है मेरा बहुत मतलब गंदा कैमरा है, तो कॉपी थोड़ा मतलब डार्क डार्क सा लग रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर एक्स टू द पावर 1 है तो एक्स टू द पावर 1 से मतलब यहाँ पर इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब ए वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, देखो ए वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे ये सिर्फ एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए ही है। अगर ये 1 हो जाता तो ये देखो, अगर यहाँ पर 1 बैठा देते तो एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 यहाँ पर 1 माइनस 1, तो यहाँ पर नीचे 0 आ जाता, नीचे यहाँ पर 0 आ जाता, ड्यू टू दैट वुड बी इलॉजिकल। तो ऐसे ये तभी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे हम लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं जब एन नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो सिंस हम लोग यहाँ पर एन इक्वल टू 1 ले रहे, तो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पर हम लोग को 1 बिठाकर अलग तरीके से हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर log x आएगा। ठीक है, और ये आसान बात है, 12 का बेसिक्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपली वही सेम जैसा ही क्वेश्चन है कि ए टू बी डी एक्स बाई एक्स माइनस ए होल टू द पावर एन, और एक तीसरा वाला क्वेश्चन है बी माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन। ये दोनों क्वेश्चन ही सेम तरीके के हैं, तो मैं जस्ट क्वेश्चन दिखाकर चला जा रहा हूँ, तुम लोग खुद से देखकर समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, सेम तरीके से ही सॉल्व किया गया है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस ए होल टू द पावर एन अगर लेंगे तो अब यहाँ पर हम लोगों का डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट हम लोग को मतलब देखना है, क्योंकि ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। टाइप 2 वाला क्वेश्चन है तो हम लोग को डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट क्या है, अगर हम लोग एक्स के जगह में हम लोग अगर ए बैठा देंगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोगों के पास ए एक डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट है, इसलिए हम लोग ए को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे ना, ए प्लस एप्सिलॉन करके हटाएंगे, उसके बाद सिंपली सॉल्व करते रहेंगे। लास्ट में जाकर एप्सिलॉन 0 प्लस होगा, और मतलब 0 प्लस तो रहेगा, ये पहले से लिमिट लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे भाई सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते करते हम लोग को चेक करते रहना है कि एन ग्रेटर देन ना एन लेस देन ना एन इक्वल टू 1 के लिए ये सॉल्व होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एन माइनस 1 है एप्सिलॉन के ऊपर, चलो इसके लिए देखते हैं। तो एन लेस देन 1 होगा, तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर लेस देन 1 हुआ, फॉर एग्जाम्पल चलो 0.9 लेते, तो 0.9 लेंगे तो सामने तो -1 है, तो -0.1 होगा, तो एप्सिलॉन टू दी पावर 0.1 हो जाएगा। मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एप्सिलॉन, मतलब ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन, और 0.1 का पावर हो जाएगा। और जब हम लोग 0 बैठा देंगे एप्सिलॉन में, तब 0 टू दी पावर 0.1। बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ एक मतलब 0 ही मिलेगा तुम लोगों को लास्ट में। ठीक है, उस पार्ट में 0 मिलेगा और बाकी सब पार्ट को कैलकुलेट करके तुम लोगों को कुछ मिल जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू, तब जाकर कह सकते हो कि येस दैट फॉर दैट वैल्यू कोई इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, और वो एन लेस देन 1 में ही हो रहा है। अब एन ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा, तब तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और एन इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और यहाँ ए वाला 1 माइनस 1 हो जाएगा 0,
देन अगेन इसमें भी क्या होगा, फिर से अगर हम लोग n इक्वल टू 1 ले लेंगे तो वही जैसे मैंने सिखाया पिछले वाले क्वेश्चन में कि वो n नॉट इक्वल टू 1 के लिए वैसे सॉल्व किया जाता है। या तो हम लोग अगर n इक्वल टू 1 ले लेंगे, यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे कि इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ कि कैसे मतलब कैसे n इक्वल टू 1 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग चलो देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं n इक्वल टू 1 जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि n माइनस 1 है, यहाँ पर हम लोगों को 3 केस देखना कि n लेस देन 1 होगा ना, n ग्रेटर देन 1 होगा ना, n इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को n इक्वल टू 1 में ना आइदर डाइवर्जेंट मिलेगा या तो नॉट कन्वर्जेंट मिलेगा। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट मिलेगा या तो डाइवर्जेंट मिलेगा। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, चलो इसको मैं चेक कर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉब्लम बोल रहा था ना मैं, चलो दिखाता हूँ क्या हो रहा है। देखो इंटीग्रल फ्रॉम dx, देखो ऐसे लिखना है फिर से। अब यहाँ पर जाकर n में 1 बिठाना है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। लास्ट में जाकर देखो क्या होगा कि a माइनस ए हो जाएगा। अब देखो a माइनस ए होने से क्या हो जाएगा, लॉग 0 हो जाएगा। लॉग 0 का वैल्यू क्या होता है ना, माइनस इन्फिनिटी। ऐसा क्यों ना हम लोगों को पता है। चलो मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। ये देखो कैलकुलेटर में क्या लिखा है, मैंने लिखा था 10 टू द पावर माइनस 2.3। उसका वैल्यू देखो कितना बड़ा आ रहा है, बट सामने देखो 0 आ रहा है। देखो माइनस पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव 0.005। इसका मतलब हम लोग 10 की पावर में जितना भी बड़ा नेगेटिव हम लोग लेकर जाएंगे, इसका मतलब हम लोगों का जो आंसर है वो इट विल बी उतना ही छोटा होता रहेगा। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग मतलब तुम्हारा ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। ऐसा क्यों, चलो दिखाता हूँ मैं फिर से। देखो मैंने कैलकुलेटर में क्या दिया था, देखो सिंपली हम लोग लॉग के फॉर्म में उस इक्वेशन को हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेटर में लिखा था, कि 10 टू द पावर माइनस 2.3 उसका वैल्यू देखो आ रहा है 0.005। ठीक है, तो हम लोग उसको अगर लॉग की तरफ में लिखेंगे लॉग के फॉर्म में, तो लॉग 10 बेस 0.005 इक्वल्स माइनस 2.3। इसका मतलब क्या है कि लॉग के यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में हम लोग जितना छोटा मतलब 0 के क्लोज जितना नंबर लेकर जाएंगे उतना ही मेरा बड़ा नेगेटिव का वैल्यू आंसर में हम लोग को मिलेगा। मतलब आर्ग्यूमेंट में तुम 0 के टेंस टू 0 जितना भी जाओगे तुम्हारे आंसर में टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। तो लास्ट में जाकर log 10 बेस 0 इक्वल टू क्या होगा ना, माइनस इन्फिनिटी। दैट्स वाई मैं कह रहा था कि यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आएगा इस वाले टर्म को सॉल्व करके, बट सिंस सामने एक माइनस है तो माइनस से माइनस कैलकुलेट होकर प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में जाकर ए मिलेगा प्लस इन्फिनिटी। आप प्लस इन्फिनिटी करोगे तो भाई लास्ट में तो इन्फिनिटी आएगा, तो इसलिए वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पर देखो एंड इफ n इक्वल टू 1 देन अगेन इट विल बी डाइवर्जेंट। तो वो तो आंसर नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग को n लेस देन 1 चाहिए। तो n लेस देन 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी तुम लोग सॉल्व कर लेना, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, तुम लोग सॉल्व कर लेना। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ n इक्वल टू 1 के लिए भी मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देख लेना, सिंपली आप तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसा आंसर होगा, तुम लोग खुद से कर चेक कर लेना। यहाँ पर मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ। अब इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि फाइंड दी कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दीज टू क्वेश्चन। तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखो dx और मॉड्यूलस x है, तो तुम लोग को डर लगेगा, बट डर लगने की कोई बात नहीं है भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया। अब कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोग को लिमिट सेम लेना है, तो लिमिट सेम लिया। 0 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है इसलिए 0 को हटा दिया हम लोगों ने ऐसे करके। उसके बाद सिंपली कैलकुलेट किया, लॉग में हम लोगों ने लिमिट बैठाकर सॉल्व कर लिया। चलो ये वाला ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, और एक यहाँ पर बोल सकते हो एक चीज़ कि यहाँ पर जो लॉग हम लोगों के पास यहाँ पर देखो कैलकुलेट कर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि लॉग मॉड्यूलस में -1 आ जाएगा, बट यहाँ पर कुछ डरने की कोई बात नहीं है फिर से, क्योंकि मॉड्यूलस 1 है भाई, मॉड्यूलस -1 है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई लॉग 1 ही है, तो लॉग 1 हम लोग 0 ले सकते हैं, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी होगा। लॉग यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है तो वो 0 हो जाएगा। लास्ट में अगर कैलकुलेट करके हम लोगों के पास फिर से इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आने से हम लोग कह सकते हैं कि डैट इन्फिनिटी वुड बी दी कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू। एक बार तुम लोग चेक करके फिर से कैलकुलेट करके देख लेना, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है dx/x²,
उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ का क्या तुम्हारे पास डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, ये तुम्हारा जीरो वाला पॉइंट है, तो जीरो वाले पॉइंट में डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही। तो इसका कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू क्या है ना, इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी। तो बस इसका भी कॉचीज प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है। चलो इसके बाद जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फाइंड इट्स वैल्यू। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू क्या है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर ई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वाला कौन सा वाला टाइप है ना, फर्स्ट वाला टाइप है। इसका वैल्यू निकालना है तो सिंपली हम लोग x1 और x2 ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर माइनस x1 यहाँ पर x2, ठीक है। जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करेंगे भाई, ये वाला कोई डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या मानेंगे कि ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और टी मान लेंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब रेंज को भी डिफाइन करना है 40, तो ऐसे डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद रेंज बिठा देंगे ठीक से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ऐसा हम लोग को ज़ीरो मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज़ ज़ीरो, बस ठीक है। तो भाई मैंने इतना बका, तो एटलीस्ट आई होप कि तुम लोग कुछ समझ पाए होगे। ये हम लोगों का मैथ्स का होमवर्क था और मैथ्स का ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट लेक्चर था। अगर कुछ नया पढ़ाएगा तो वो भी पढ़ा दूंगा मैं यूट्यूब में, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिख दो भाई, कोई डरने की कोई बात नहीं है, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय ब्रोज एंड सिसीज, पीस आउट।